हम्म। तो बच्चा पार्टी, लास्ट क्लास में कुछ गड़बड़ हो गया था यार। तो आ ही नहीं रहा था भाई। चैनल वगैरह कुछ ऐसा हो गया था, कुछ लॉक टाइप का हो गया था। और उस कारण से चीज़ें नहीं हो पा रही थी, है ना। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सही हो गया है, सारी चीज़ें सॉर्टेड है। तो सब बढ़िया चल रहा है। गुड इवनिंग आयुष्मान, गुड इवनिंग। और भाई, बड़ी नज़र लगती है यार हमारी क्लास पर। कुछ ना कुछ जो है ऐसा हो जाता है जिससे हमारी क्लास रुक जाती है। ठीक है, अच्छी चीज़ों पे ही तो नज़र लगती है ना। हम्म। तो बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं असाइनमेंट। तो असाइनमेंट है ये। थ्री डायपोल्स, ईच ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड p आर प्लेस टेंजेंशियली on a circle of radius r in its plane positions at equal angle from each other। ठीक है, as shown in the figure, then the magnitude of electric field intensity at the center of the circle will be। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि हर पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो फील्ड डाइपोल के परपेंडिकुलर ही पूछी जा रही है। जो भी बात की जा रही है वो डाइपोल के परपेंडिकुलर की जा रही है। ठीक है, और डाइपोल के अगर परपेंडिकुलर की जा रही है तो आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में इसके कारण, अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर वाले के कारण, और अपोजिट डायरेक्शन में, भाई ऊपर वाला इस साइड है ना, तो इसके कारण फील्ड होगी, सॉरी इस साइड। देख लेते हैं यार, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक बार वापस से डायरेक्शन देख लेते हैं। हाँ, सबके डायरेक्शन सेम सेंस में नहीं है बच्चों, है ना। तो ऐसे बाजू में लाइन बना लेते हैं 120 डिग्री की। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से 30 डिग्री पर, क्योंकि ये है डायपोल का डायरेक्शन, तो यहाँ से 30 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इसके अपोजिट ये, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। और फील्ड होगी के पी बाई आर क्यूब, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गुड इवनिंग विपिन। इसी तरीके से ऊपर वाले के कारण जो फील्ड की डायरेक्शन होगा वो ये होगा। ठीक, ये भी वैल्यू के पी बाई आर क्यूब होगी। इसको भी ई कह देते हैं, इसको भी ई कह देते हैं। उसके बाद ये डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर का मतलब हुआ ये 30 है बच्चों, तो ये 60 हो गया इसके परपेंडिकुलर, है ना। तो ये डायरेक्शन हमारे पास आ रहे हैं और इन तीनों का रिजल्टेंट हमको चाहिए। ठीक, तो शुरू करें रिजल्टेंट निकालना बच्चों। चलिए करते हैं। ये वाला एंगल कितना हुआ अगर हम देखते हैं तो, अगर ध्यान से देखा जाए, एक मिनट गड़बड़ हो गई है। हम्म, ये 60 डिग्री नहीं है, ये कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से। वो बताया जा सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि किसके पर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर है डाइपोल और इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वर्टिकल से ये 90, तो ये 30 डिग्री एंगल होगा, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक, ये ई हो गया। चला, इसका वर्टिकल से देख लेते हैं बच्चों एंगल, ये वाले का देखते हैं। ठीक है, ये वाला किसके कारण है पहले तो ये समझ लेते हैं। तो ये वाला है इस वाले के कारण। अच्छा जी, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कर दिया, ये 90 है। ठीक, अच्छा ये अगर 90 है बच्चों, तो ये मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इस परपेंडिकुलर से अपन ये बोल सकते हैं कि एंगुलर बाइसेक्टर होगा, तो ये 60 है। तो ये कितना बचा बोलो, 30 डिग्री बचा, तो ये आ गया 30 डिग्री। तो ये 30, ये 30, ये ई, ये ई, ये ई। इसका मतलब ये हुआ ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। तो ई का ये वाला कॉम्पोनेंट कितना होगा, ई कॉस 60, मतलब ई बाई 2।
ई का ये वाला कॉम्पोनेंट भी होगा E/2, E/2 ऐड हो गए और फिर ई से जोड़ दिया तो टोटल रिजल्टेंट आ जाएगा 2E, जिसकी वैल्यू क्या होगी 2 kp/r³। ठीक है जी, ये है फील्ड की वैल्यू। कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं, देख लीजिए, कोई डाउट आए तो पूछिए भाई। ठीक है, चलिए साहब, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is placed at the origin along the x axis. The angle made by electric field with x axis at a point P whose position vector makes an angle theta with x axis is। तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि यार ऐसा है, ओरिजिन पर हमने रखा है डायपोल, ठीक है। द एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स एक्सिस at a point P whose position vector makes an angle theta। ये मान लेते हैं R है। ओ हो, ये क्वेश्चन तो क्लास में करवाया है यार। क्लास में अगर आप लोग ढंग से पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा भाई। अगर टेन अल्फा बराबर हाफ टेन थीटा है बच्चों, तो याद दिलाता हूँ फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, याद आता है तो, क्योंकि इस डायरेक्शन की फील्ड और इस डायरेक्शन की ये कंपोनेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर इस डायरेक्शन में आया तो ये काम होगा। ठीक है, तो कितना एंगल बनाएगा बोलो जी। द एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स एक्सिस एट पॉइंट P 90 डिग्री। संकेत ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाएगी तो और अच्छा रहेगा बेटा। द एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एक्स एक्सिस एट पॉइंट P whose position vector makes an angle theta with x axis is where tan अल्फा बराबर, ठीक है। तो ये पूछ क्या रहा है यार, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is placed at the angle by at point P whose position vector makes an angle theta with x axis। ठीक है, ये आ गया, और टेन अल्फा बराबर हाफ टेन थीटा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आ गया मेरे को। कुछ और पूछ रहा था, मैंने कुछ और समझा। ठीक है, एमबी सर के 12th के लेक्चर मिले क्या किसी को? देखिए, ये वाला कंपोनेंट होगा 2 kp cos थीटा अपॉन r³। ये वाला कंपोनेंट होगा kp साइन थीटा अपॉन r³। इन्होंने का एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा। ठीक है, द एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट P। तो एक्स एक्सिस से एंगल निकालने के लिए बच्चों क्या करें, एक सिंपल सी चीज़ है, वो ये करते हैं कि अगर मैं ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एक कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया, और मैं मान लेता हूँ रिजल्टेंट आया अल्फ़ा पर, किससे, इस लाइन से, मतलब ये लाइन ऑलरेडी थीटा बना रही है और इससे अल्फ़ा एंगल रिजल्टेंट। तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, r³ अपॉन 2 kp कॉस थीटा अपॉन r³, यानी कि आएगी टेन थीटा बाई 2। ठीक है, तो इन्होंने भी ये अल्फ़ा अल्फ़ा ही लिया है। तो टोटल एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना होगा, ये थीटा ये अल्फ़ा, तो टोटल एंगल कितना हो गया बच्चों, थीटा प्लस अल्फ़ा। ये है आंसर। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी करवाओगे आप, इसके बाद नहीं, इसके बाद ग्रेविटेशन होगा जिसमें 5 लेक्चर लगेंगे बस, उसके बाद फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल। टू शॉर्ट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P आर प्लेस्ड एट टू कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शोन इन फिगर। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड। सर प्लीज टेल रीज़न। संकेत किस चीज़ का रीज़न पूछ रहे हो बेटा? नहीं बता सकता बेटा, अब ये रीज़न एक्सप्लेन कर रहे हो, करना पड़ेगा तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को। अभी फ़िलहाल हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स O एंड A इज, O पर और A पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा जा रहा है, तो ये आप निकाल लेंगे ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है ये।
A dipole of dipole moment P is kept at the center along the axis of the hemispherical shell as shown in figure. Find the electric flux through the surface of the shell if the radius of the shell is r. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई बता पाएगा भाई? कोई बताना चाहे अगर तो बताए भाई, कोई बताना चाहे तो बता सकता है, बताइए भाई। सरफेस ऑफ द शेल पूछा है भाई, ये ध्यान रख लेगा। टेंटेटिव सेंड कडेना हो सके तो। क्या बे हिडन फैक्ट्स क्या पूछ रहा है तू? हम्म, बताइए भाई इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, अगर कोई बता सकता है तो बताए। सोचिए। जीरो आयुष्मान क्यों जीरो क्यों बे? ये इसीलिए मैं पूछ रहा था कि कोई बता सकता है तो बताए, जीरो क्यों? क्या इसका आंसर जीरो दिया है? और दिया है तो गड़बड़ दिया है, मैं एक बार चेक करता हूँ। अगर ज़ीरो दे दिया है तो उन्होंने भी, आंसर देने वाले ने भी वही गलती की है जो लोग दुनिया वाले गलती करते हैं। मैं एक बार चेक करता हूँ। हम्म, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ अगर ज़ीरो दिया है तो। भाई जीरो आंसर अगर दिया है तो गलत दिया है, पहले बता दे रहा हूँ, ज़ीरो तो नहीं देना चाहिए। हाँ भाई, कोई बताना चाहेगा क्लासेस के शेड्यूल? हाँ भाई, आयुष्मान दीक्षित जीरो नहीं होगा, देखना है ध्यान से सभी लोग। इसको अगर मैं जस्ट अंदर रख दूँ तो टोटल फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है। ठीक बच्चों, क्लियर है? ठीक। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि इससे फ्लक्स और इससे फ्लक्स दोनों से देखा जाए तो सेम होगा, तभी तो ज़ीरो आ रहा है। क्यों भाई, जितना एक से पॉजिटिव होगा दूसरा दूसरे से उतना ही निगेटिव होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर जो डायपोल रखा है उस डायपोल के कारण किसी भी जगह पर, मान लीजिए मैंने एक चार्ज प्लस क्यू रखा है इस साइड या माइनस क्यू रखा है इस साइड, तो इससे कितना फ्लक्स टोटल जाएगा बस ये निकाल लीजिए, आपका काम बन जाएगा। इससे कितना फ्लक्स जाएगा, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कितना फ्लक्स जाएगा बच्चों। अगर ये रेडियस आर है ना, तो मैंने आपको बताया था ये अगर क्यू है तो एक आता है क्यू अपॉन अब टू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये थीटा टेंडिंग टूवर्ड्स कितना हो रहा है, पाई बाय टू। अगर ये वाला चार्ज जस्ट यहाँ पर पहुँच जाए तो ठीक है ना, तो इससे फ्लक्स पता चल जाएगा। तो यहाँ पर पाई बाय टू डाल दीजिए तो कितना आ गया, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स आ गया। आ गया भाई? ठीक। अब उन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द शेल इफ रेडियस ऑफ द शेल इज। तो डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी, अच्छा पी कैसे लाएंगे, पी कैसे लाया जाए भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला यार, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चलेगा, इसका मतलब तो ये है। हम्म, कैसे किया जाए? एक तो मेथड ये है जो मैंने बताया, लेकिन इस मेथड से जो आंसर आ रहा है वो डाटा में दिया नहीं गया, मतलब क्यू के टर्म्स में आंसर दिया ही नहीं गया है। आंसर किसके टर्म में दिया गया है, मतलब या यूँ कहें कि क्यू तो हमें मेंशन ही नहीं है गुरुजी, तो क्यू कैसे हम निकालेंगे, है ना भाई? तो इसलिए तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कैसे किया जाए। तो एक दूसरा मेथड सोचा जाए कैसे निकालें पी के टर्म्स में।
देखिए कैसे निकालते पी के टर्म्स में। आ गया मेरे दिमाग में दूसरा मेथड, जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। यहाँ पर है डाइपोल, ठीक है। ये नीचे वाली डेस्क है ना जो, इसी को बना रहा हूँ मैं। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर है माइनस क्यू इस साइड, और इस साइड है प्लस क्यू, ठीक बच्चों। अच्छा, इस डाइपोल के कारण यहाँ पर फील्ड हर जगह अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब क्या करें, अब ये करें कि यहाँ से x डिस्टेंस पर एक रिंग इमेजिन करो। इस रिंग से इस डायरेक्शन में जो फील्ड होगी उसकी वैल्यू पता है आपको, के पी बाई एक्स क्यूब, और रिंग का एरिया कितना, 2 पाई x dx। ये रिंग का एरिया आ गया, ठीक है। और इसको के पी बाई एक्स क्यूब हो गई फील्ड बच्चों, और 2 पाई x dx हो गया फ्लक्स, ठीक, सही है। तो इस वाली प्लेट से टोटल फ्लक्स आ जाएगा, और इस प्लेट से आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इस प्लेट से आएगा वही फ्लक्स बाहर वाले से आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज ज़ीरो है। तो पूरे सरफेस को अगर इमेजिन करते हैं तो इसको इंटीग्रेट करना है हमको। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है बच्चों? 0 से लेके R तक करा जाए तो के 2 पाई, के की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी को भी बाहर ले लें। अच्छा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर, तो 1/x² का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो, मैं बता देता हूँ। -1/x, 0 से R, तो पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया 2, तो आंसर आता है P/2 एप्सिलॉन नॉट R। ये है आंसर, वाह। ठीक है जी, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ये इसका आंसर है। एक और तरीका है जिस पे लोग कह सकते हैं कि सर और क्या, मतलब इसको मेथड नंबर 2 से ही बता दीजिए। मेथड 1 है, मेथड 2 देखिएगा। मेथड 2 मैं यहाँ लिखता हूँ, मेथड 2। कोई इसमें डाउट पूछना चाह रहा है? प्राज्योत पुष्प। हम्म तो भैया हम वापस आते हैं। हमने यहाँ पर ये आंसर आया है, लेकिन एक गलती के साथ आंसर आया। वो गलती आप गेस करते रहिएगा कि क्या गलती की है। हालांकि मैं बता देता हूँ क्या गलती की है। गलती ये की है, जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है KP/R क्यूब, वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए कि वो वैलिड तभी होता है जब डिस्टेंस बहुत लार्ज होती है, और यहाँ आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो पास में भी करोगे। लेकिन इसका एक तरीका है, पता है इससे भी बचने का, वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा आंसर कोइंसिडेंटली क्यों आ रहा है बच्चों? ये है डाइपोल। मैं कहता हूँ वो फॉर्मूला ठीक है, पास वाली चीज़ों के लिए वैलिड नहीं है, मैं मानता हूँ। दूर वाली चीज़ों के लिए तो वैलिड है। अच्छा, एक डाइपोल से, ध्यान से सुनना, एक डाइपोल से टोटल फ्लक्स किसी प्लेन से कितना पास होगा? तो आप कहोगे ये -Q गुरुदेव, ये है +Q। जितनी फील्ड लाइंस, क्यों भाई, -+Q से निकलेंगी, जितनी फील्ड लाइंस +Q से -Q की ओर आएंगी, ये 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 आप इस प्लेन से टोटल फ्लक्स बता सकते हो। पता है कितना होगा बच्चों? सोचो, गैस करो कितना होगा, कोई बता सकता है? इस प्लेन से, पूरा इनफाइनाइट लार्ज प्लेन है, सबसे बता सकते हो, आराम से सोचो। इससे कितना फ्लक्स पास होगा, ये बताइए आप तो। हाँ, वही करने जा रहे हैं आयुष्मान। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, मेथड 2 ये है, मैं बता देता हूँ। आप R से इनफाइनाइट इंटीग्रेट करिए और उसको टोटल फ्लक्स में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3 बताता हूँ आपको। मेथड नंबर 3 क्या है वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मेथड नंबर 3 है कि अगर ये है हेमिस्फेयर, अच्छा जी,
यहाँ पर रखा हुआ है डाइपोल इस जगह, और आपसे इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से पूछा है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं सर कि यहाँ से थीटा एंगल पर जो भी फील्ड का ये वाला कंपोनेंट होगा उससे फ्लक्स निकाल लेते हैं हम, और वो कंपोनेंट इस पूरी रिंग पर सेम होगा। मान लेते हैं रिंग की ये थिकनेस जो है वो DL है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, अगर मैं इसको R बोलता हूँ, इसको थीटा बोलता हूँ, तो ये d थीटा हो जाएगा, और ये DL है तो DL बराबर RD थीटा। अब यहाँ पर फील्ड के बारे में बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना। डायपोल इस तरीके से रखा है, और मुझे फील्ड का कौन सा कंपोनेंट चाहिए बच्चों, इधर वाला चाहिए। इधर वाला कंपोनेंट कैसे निकालें बोलो, बड़ा सिंपल है, क्योंकि इधर वाला कंपोनेंट तो सिर्फ इसके कारण ही होगा ना, और कितना होगा 2kp cos थीटा बाई r³ होगा कि नहीं होगा, तो पूरी रिंग से उतना ही तो आएगा, तो हमने लिख दिया भाई 2kp cos थीटा बाई r³ इंटू, चलिए अब बताइए इस रिंग की इस रिंग का एरिया बताना है ना हमको, तो इस रिंग का एरिया कितना होगा उस एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये रेडियस स्मॉल r बोलता हूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाली कैपिटल R है, तो स्मॉल r कैपिटल R साइन थीटा होगी, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2πr साइन थीटा, ठीक, इंटू DL को क्या लिखूंगा RD थीटा। ये लीजिए साहब, कर दीजिए इंटीग्रेट। इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर के π/2, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर फिर से आ जाएगा। ये था मेथड नंबर 3। मेरे हिसाब से मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ। किसी को कोई और डाउट हो तो पूछिए। ठीक है जी, मेरे हिसाब से मैं डाउट आपके बता पाया हूँ। अगर डाउट है तो मैं वेट कर रहा हूँ आपका, कि डाउट है तो प्लीज़ बताइए, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। आयुष्मान दीक्षित बेटा, कोई डाउट आपको आया है, आपने लिमिट के बारे में पूछा है या क्लियर है? ये मेथड 2 अगर आपसे नहीं होना, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ गड़बड़ हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में वापस से बता दीजिएगा। मेथड 3 में क्या गलती है मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर गड़बड़ ये है कि जो हमने ये एक्सप्रेशन लिया है बच्चों, ये डिस्क में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस x डिस्टेंस पे जो फील्ड लिखी है ना, ये फील्ड का एक्सप्रेशन केवल तभी वैलिड होता है जब x बहुत लार्ज हो, ठीक है, क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेथड 1 इसलिए रॉन्ग था, बाय चांस आंसर सही आ गया। दूसरा, r से इन्फिनिटी हम इंटीग्रेट करेंगे फ्लक्स के लिए, और उसको टोटल फ्लक्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो फाई टोटल, वो टोटल कैसा करना है वो भी आपको सोचना है, को इससे माइनस कर देना है। ये भी नहीं होता है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में आप बताइएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक। चलिए वापस चलें बच्चों। सर प्लीज़ टेल द रीज़न ऑफ संकेत, मैंने आपको बताया बेटा, इतने आसान छोटे रीज़न नहीं होते हैं। और आपने मुझसे रीज़न के साथ पूछा है क्या? आपने तो ये पूछा था सर कौन सी एनसीईआरटी करें, बस। अब रीज़न मैं बता नहीं सकता, आपको इतना विश्वास करना पड़ेगा सर के ऊपर ना बच्चा। हाँ, वरना बहुत टाइम चला जाएगा। 11 से 12th मूविंग के एसआरजी बैच का एग्ज़ाम कब है? दिसंबर में करीब होगा 11th से 12th मूविंग वालों के लिए, ठीक है। तैयार रहिएगा फारिस देशमुख, और अगर आप आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा, जल्दी होने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आज हमें पढ़ना है बच्चों यहाँ पर, जो लास्ट क्लास में टॉर्क की बात कर रहे थे, तो आप ज़रा देख लें क्या पढ़ना है हमको। हमने लास्ट क्लास में टॉर्क की बात की थी, टॉर्क ऑन ए डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट की जाए आज। चलिए आज हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, और आज हमको क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क के साथ साथ हमको पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो लास्ट क्लास में हम कहाँ पर थे, एक बार लास्ट क्लास को रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, फिर इसके बाद फील्ड निकाली थी, एक डायपोल रखा था थीटा एंगल पर, बहुत दूर 4 पॉइंट लिए थे, 1 2 3 4। यहाँ पर हमने क्या निकाला था,
पोटेंशियल निकाली थी, फील्ड निकाली थी, हालांकि मैंने निकाली नहीं थी, होमवर्क दिया था, अभी अभी मुझे याद आया है। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इसका ये कंपोनेंट होगा पी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट होगा पी साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखते जाइएगा, पी को उड़ा दिया यहाँ पर पी कॉस थीटा के कारण फील्ड होगी 2 kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और पी साइन थीटा की वजह से नीचे फील्ड होगी kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट पर आते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट पर ऊपर की ओर फील्ड होगी 2 kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और पी कॉस थीटा के अपोजिट होगी kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक। फिर पी साइन थीटा, kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और इस डायरेक्शन में होगी 2 kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। ये सारी फील्ड की वैल्यू आ गई। चौथा पॉइंट बचा है, फिर देखिएगा, पी साइन थीटा की वजह से एक्सियल है तो 2 kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और इस पी कॉस थीटा की हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं बच्चों, तो अपोजिट डायरेक्शन में kp कॉस थीटा बाय आर क्यूब। सारी फील्ड आ गई, ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। पोटेंशियल यहाँ पर बच्चों पी कॉस थीटा के कारण तो पोटेंशियल होगा, लेकिन पी साइन थीटा के कारण जीरो होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन के कारण पोटेंशियल जीरो होता है, और एक्सियल के कारण होता है kp बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू होगी kp कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट पर अगर देखें तो कौन सा एक्सियल वाला कंपोनेंट है, तो पी साइन थीटा है, तो यहाँ होगी kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अगर मैं थर्ड पॉइंट पर जाऊं तो एक्सियल वाला माइनस पी कॉस थीटा है, क्योंकि ये है पी कॉस थीटा और ये है डायरेक्शन ऑफ डायपोल और आप हैं पीछे, तो माइनस पी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है अलोंग द आर। अगर मैं बोलता हूं तो यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू होगी माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू अगर निकालें तो कितनी आएगी, बोलो किसके कारण होगी। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी पी के फिर से उस कंपोनेंट के कारण जो अलोंग है, और वो है माइनस के पी साइन थीटा, तो माइनस के पी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है पोटेंशियल की वैल्यू ग्रीन कलर से, और जो दूसरा कलर है उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को शो किया है, ठीक। तो ये मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। फिर मैंने डायपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कहा कि नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा और टॉर्क कितना होगा, इसको हम आज सीखने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो टॉर्क ऑन ए डायपोल, टॉर्क ऑन ए डायपोल kept in a uniform field। एक मिनट बच्चों, बस मुझे टाइम दीजिएगा जरा, कुछ जरूरी काम आ गया। आज आज ही उनसे बोलो आज ही चाहे कितना बच्चे। ठीक है बच्चों, हाँ कुछ अर्जेंट काम आ गया था बच्चों, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो टॉर्क ऑन ए डायपोल केप्ट इन ए यूनिफॉर्म फील्ड, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और मान लीजिए इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा, बीच की डिस्टेंस है डी। अब एक डाउट आता है, डाउट ये आता है गुरुजी टॉर्क जो है ना वो किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात कर रहे हैं, ये बताइए, किस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर आपने रोटेशन मेरे लेक्चर से ही पढ़ा है तो
टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इन स्पेस। ग्रेविटेशन ही पढ़ाया जाएगा बेटा। टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इन स्पेस विल बी सेम if net force is 0। याद आया, रोटेशन में पढ़ाई थी बात। तो नेट फोर्स अगर 0 तो हर पॉइंट के अबाउट, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लें, बिल्कुल फोर्स कपल वाली बात याद करिए, ठीक है। तो ये आ गया क्यू ई, इधर आ गया माइनस क्यू ई, मतलब क्यू ई इन अपोजिट डायरेक्शन बोल सकते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस डी है। तो मैं माइनस क्यू पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क ले लेता हूँ। तो माइनस क्यू पॉइंट के अबाउट ये रहा फोर्स क्यू ई, ये है डी डिस्टेंस, ठीक है, ये है एंगल थीटा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए तो ये आ गई डी साइन थीटा आ गई। तो बताइए साहब कितना आ गया टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू आती है क्यू ई डी साइन थीटा। तो क्यू इंटू डी, ये क्या है बच्चों बोलो, ये है पी। तो पी ई साइन थीटा क्या कि नहीं आया। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, टॉर्क है वेक्टर, पी है वेक्टर, ई है वेक्टर, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट से काम कर लें और साइन थीटा भी आ रहा है। तो एक बार जरा डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है पी का डायरेक्शन, ये है ई का डायरेक्शन, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं पी क्रॉस ई करता हूं, पी क्रॉस ई, तो अंदर की ओर आ रहा है अल्फा का डायरेक्शन, मतलब टॉर्क का डायरेक्शन, ठीक है। अब देख लेते हैं फिजिकली टॉर्क का डायरेक्शन किधर है। तो इधर क्यू ई, इधर फोर्स लगाओगे, इधर फोर्स लगाओगे, तो ये फोर्स कपल इसको इस साइड घुमाने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक। तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर आया, अंदर की ओर, यानी कि पी क्रॉस ई अगर मैंने लिख दिया तो सही माना जाएगा, मतलब ई क्रॉस पी नहीं, पी क्रॉस ई। तो टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ये है टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों, ठीक। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करना है बहुत जरूरी, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन नहीं किया तो हमारी बच जाएगी बैंड, ठीक है। तो एक क्वेश्चनवा करते हैं इस पर बेस्ड। इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये है एक डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है। इसके आधी डिस्क पर प्लस क्यू चार्ज है, रिमेनिंग आधी डिस्क पर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक रफ सरफेस पे रखी हुई है, केप्ट ऑन ए रफ सरफेस, ठीक। और बोला गया है फ्रिक्शन इज sufficient to prevent slipping, friction is sufficient to prevent slipping, ठीक है। now a uniform horizontal electric field is switched on parallel to the plane of disk. Find alpha of the disk just after t equals to 0। रेडियस गिवन है, इसका मास m है, रेडियस r है। तो मास भी गिवन है बच्चों, रेडियस भी गिवन है, तो हमें टेंशन किसी बात की नहीं है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। कुछ आप ट्राई करना चाहते हैं, पहले आप ट्राई कर लीजिए। इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट स्टार्ट की गई है, ठीक है। चलिए बताइए।
बताइए। हाँ भाई, ठीक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये है डिस्क, ठीक। सबसे पहले इस इंस्टेंट पर टॉर्क कितना लगेगा, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है बच्चों 4r/3 पाई पर। तो हम मान हाँ भाई, सकते हैं टू कैलकुलेट ठीक। डायपोल मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व, सॉरी सॉरी सॉरी, क्लासेस ठीक से नहीं लग रही हैं, कुछ करें, क्या करें बेटा? क्लासेस, कौन सी क्लासेस ठीक से नहीं लग रही हैं? तो डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्लस क्यू ऊपर आ गया और माइनस क्यू नीचे आ गया, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट अगर हम निकालते हैं तो हम बोलेंगे क्यू इंटू 4r/3 पाई ऊपर और 4r/3 पाई नीचे। तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चा? 8r/3 पाई। ये आ गया डायपोल मोमेंट। तो टॉर्क कितना लगेगा? P क्रॉस ई का डायरेक्शन है इधर, P और E के बीच का एंगल बोलिए 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा बेटा 8Qr/3 पाई। ये हो गया क्या चीज बोलो? ये है डायपोल मोमेंट इनटू ई नॉट। ये हो गया टॉर्क बराबर आई अल्फा, ठीक। लेकिन सर टीटीएस का शेड्यूल एक और डे में एक्सटेंड हो सकता है सर? सोमू, थोड़ा मुश्किल है बच्चा, मुश्किल है। तो 8Qr/3 पाई इंटू ई नॉट, ये है टॉर्क की वैल्यू। लेकिन किसके टॉर्क की वैल्यू? ये है बच्चों टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक। अब ये रोल कर रहा है, तो रोल कर रहा है तो बच्चों इसकी घूमने की टेंडेंसी किधर होगी? इस साइड। तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की ओर। ये आ गया फ्रिक्शन, मान लेते हैं एफ। अच्छा ये बताइए नेट फोर्स, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या कोई नेट फोर्स होगा? थोड़ी देर पहले ही बोला था नेट फोर्स 0 होगा। तो केवल और केवल नेट फोर्स में क्या आएगा? फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन इक्वल्स टू लिखेंगे हम ma, पहली इक्वेशन। अब टॉर्क की बात करते हैं। तो इसका टॉर्क जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ रहा है वो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, और जो फ्रिक्शन के कारण आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। जबकि फाइनली अगर रोलिंग हुई तो क्लॉकवाइज वाला डोमिनेट करना चाहिए। दैट मीन्स 8Qr/3 पाई ई नॉट माइनस फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर के अबाउट इक्वस टू सेंटर के अबाउट mr² बाई 2। अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? a/r। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये a की वैल्यू हमारी आ जाएगी क्योंकि ये r सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो ये इक्वेशन बचेगी 8Q E0/3 पाई माइनस एफ बराबर ma/2। सब इन दो इक्वेशन को ऐड कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है। फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगा, 8Q E0/3 पाई बराबर 3/2 ma। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों आती है 16Q E0/9 पाई m। आय हाय हाय, क्या बात है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? r से डिवाइड कर दीजिए, ये लीजिए साहब अल्फा आ गया। क्या भाई समझ में आ गया बच्चा पार्टी? तो आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसमें रोटेशन भी आ गई और डायपोल का टॉर्क भी आ गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल विद एक्सटर्नल फील्ड हम देखने जा रहे हैं। क्या होती है इसको समझते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कितने बजे तक हो पाएगा? अभी पूछ, आप भी तभी जाइएगा। देखो पहले पूछो। इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल विद एक्सटर्नल फील्ड, विद एक्सटर्नल फील्ड। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे हो जाएगा बेटा? अभी तो कंडक्टर पूरे ही बचा है। तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल विद एक्सटर्नल फील्ड। इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्यों कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर मैंने कहा ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है और बीच के डिस्टेंस डी है, तो बताइए एनर्जी क्या होगी? आप कहोगे सर आपने पढ़ाया था के क्यू माइनस क्यू अपॉन डी, ये आंसर हो गया। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू की आपस की सेल्फ एनर्जी है, मतलब या यूँ कहें कि प्लस क्यू और माइनस क्यू की आपस की इंटरेक्शन एनर्जी है, जबकि मैं पूछ रहा हूँ इंटरेक्शन एनर्जी विद एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ हाँ बताइए। सर इसमें ये है कि जो इंस्ट्रक्शन में है ना मार्किंग से रिलेटेड, हम्म तो वो इंस्ट्रक्शन तो पेपर में तो है, हम्म लेकिन इंस्ट्रक्शन में अलग से नहीं है। हम्म तो अगर उसको करवाना है तो वो प्रोसेस पूरा यही रहेगा 3 घंटे का कि अपलोड होने में लगेगा। तो आप बताइए जैसा। मैं बताता हूँ, बस आता हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, यहाँ पर फोर्स लग रहा है क्यू ई, यहाँ फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में क्यू ई, ये तो हमने पढ़ाया था, टॉर्क निकाल लिया था। लेकिन अब क्या पूछा जा रहा है, जो एक्सटर्नल फील्ड है ना उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो उसके लिए क्या करने जा रहा हूँ, याद है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो एक ये इक्विपोटेंशियल लाइन, एक ये इक्विपोटेंशियल लाइन। मान लेते हैं ये V1 है और ये V2 पोटेंशियल की है, ठीक है। और ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस डी है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर आपको याद हो, इंटरेक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट की डेफिनेशन होती थी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिट पॉइंट चार्ज विद सराउंडिंग, ठीक है। तो अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, पोटेंशियल का मल्टीप्लाई कर दूंगा चार्ज से, तो ये आ जाएगी। तो ये बन जाएगा V2 माइनस V1 इंटू क्यू, यही आएगा बच्चों। फिर मुझे एक बात याद आई, सर ने पढ़ाई थी, और वो थी ई एक्स, या किसी भी डायरेक्शन में ई एक्स बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स या डेल वी बाई डेल एक्स, कुछ याद आ रहा है? अब यहाँ चूंकि केवल और केवल मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मान रहा हूँ, तो इसको हम सीधा सीधा माइनस डी वी बाई डी एक्स लिख रहे हैं, और यूनिफॉर्म है तो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर डेल्टा वी ये लिखा है आपके सामने। अगर मैं डेल्टा एक्स की बात करूँ तो ये डिस्टेंस होगी जो कि डी कॉस थीटा होगी। तो मैं डी कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, डी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू माइनस ई के बराबर होगी? तो माइनस ई इंटू क्यू इंटू डी कॉस थीटा। क्यू इंटू डी क्या है? पी। देख लीजिए भाई, पी भी आ गया, ई भी आ गया, कॉस थीटा भी आ गया, स्केलर प्रोडक्ट बन सकता है, तो माइनस पी डॉट ई, ये है इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये है इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है जी।
वही करो बेटा, वही करो, सक्षम राठी सर भैया के नोट्स जो है वो कर लो, ठीक है। एप्लीकेशन जो है ना -p.e के मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन एक से दो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। वो क्या है? पहला, दिस पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड, चेक कर लीजिएगा, मज़ा आने वाला है, ऑन रेफरेंस। रेफरेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। ये ऑसम चीज़ है। मतलब रेफरेंस का मतलब कहाँ आपने जीरो लिया है ये तो पूछा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है कि रेफरेंस क्या है ना, बढ़िया चीज़। उसका रीज़न डिटेल में कभी और बताऊंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल ये नोट करने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। दूसरा है, मिनिमम कहाँ होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? तो मैंने कहा u बराबर -p.e.e है गुरुदेव, या फिर -p.e cos थीटा है। जब cos थीटा मैक्सिमम होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी थीटा बराबर 0 p.e। चूँकि ये मिनिमम होगी इसीलिए ये लोकेशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की होती है, ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ये होती है कब? जब थीटा 180 होगा, तो पी के बराबर होगी, डायपोल इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, और ये कैसी सिचुएशन है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। जरा सा आपने डिस्टर्ब किया नहीं कि खटाक से वो किस तरफ की ओर जाने की टेंडेंसी रखेगा, ई की तरफ, ठीक है जी। अच्छा, जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब होगी बच्चों? जब ये 90 डिग्री होगा। देख लीजिए आप कॉस की वैल्यू डाल करके, इस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे फेवरेट टॉपिक कंडक्टर, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।